नमस्कार, मैं हूं सूर्य प्रकाश विभेटा और आज मेरे साथ हैं बीडीसी उत्तम जी। उत्तम जी चर्चा में रहते हैं और दबंग हैं, लेकिन जो आप इनके सिर देख रहे हैं, हैट अपना इनका स्टाइल है, डरते नहीं हैं, दबंग शैली के हैं, लेकिन कई बार दबंगई इनको भारी भी पड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं और उनके खिलाफ लगातार ये आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इन्हें लगता है ये सच्चे हैं, बाकी सभी झूठे हैं। इनके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, अपना अपना स्टाइल है, लेकिन मैं मीडिया का प्रतिनिधि हूँ। इनका ये भी आरोप है कि मीडिया वाले लोग इन्हें तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर की एक सीमा होती है, सीमा में बंद कर ही काम करना पड़ता है। कई चीज़ें छापनी पड़ती हैं, लेकिन जब तक उसके तथ्य ना हो तब तक हम कुछ छाप नहीं सकते हैं। मजबूरी होती है मीडिया प्रतिनिधि की, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो तथ्य के साथ बात करते हैं। फिलहाल हम इनकी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इस इंटरव्यू लेने का मुख्य मकसद यही है कि ये आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। इन्हें लगता है ये जो काम कर रहे हैं वो औरों को भी करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है। पहले तो स्वागत है आपका। जी शुक्रिया आपका। पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं, आपको हर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नज़र क्यों आ रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, बीच में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार की सोच वाले या भ्रष्टाचारी लोग जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं लोग जानबूझकर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और कई जगह देखा गया कि अनजाने में भी लोग भ्रष्टाचार की बलि चढ़े हुए हैं और वो भ्रष्टाचारियों की लाइन में कतार में खड़े हो गए हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आना चाहते या हमारा साथ नहीं दे सकते। और मैं आपकी कई तरह की पोस्टें देखता भी रहा हूँ, सोशल मीडिया पर भी आप सक्रिय रहते हैं जी। आप पंचायत में घुस जाते हैं और कई बार आपको उनके गुस्से का भी शिकार होना पड़ा है जी। तो ऐसा क्यों करते हैं आप? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जनता ने अगर चुना है तो उनकी कुछ न कुछ उम्मीदें रही हैं और मैं अपने बारे में बताऊंगा और अपने खास इस बीडीसी के चुनाव के बारे में बताऊंगा कि मैं तो जिस तरह से लोग वाग उम्मीदवार बन के और फिर प्रयास करते हैं जीतने के लिए, मैं तो ऐसे प्रयास भी नहीं करता हूं या नहीं कर पाता हूं। यानी लोगों के बीच में मैं वोट मांगने के लिए बिल्कुल दर दर नहीं भटका हूँ। इसके बावजूद लोगों ने मुझे चुना है, यानी लोगों ने ही कैंपेन किया, लोगों ने ही वोट किया, लोगों ने ही सपोर्ट किया। तो इसके पीछे एक कॉमन सा सवाल ये है कि उन्होंने अगर सपोर्ट किया है, उन्होंने अगर वोट किया है तो कुछ न कुछ तो उनकी उम्मीदें रही होंगी, उनको कुछ लगा होगा कि इसके आने से कुछ व्यवस्था ठीक हो सकती है या कुछ न कुछ उनकी उम्मीदें रही हैं। तो उन उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए जब हम बीडीसी बन के जब हम कोरम में आए तो कोरम में देखा कि बाकी जो हमारे बीडीसी सदस्य हैं लगभग सारे के सारे, एक इक्का दुक्का बोलने वाला है, बाकी तो कोई बोलता भी नहीं, लगभग सारे के सारे जो है उनकी एकदम से कह सकते हैं हालत ख़राब है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो फंड्स है काम करने के लिए, ना तो उनकी कोई सुनवाई हो रही है, ना प्रधान उनकी सुनता है, ना सचिव उनकी सुनता है, ना वीडियो कार्यालय में उनकी सुनवाई होती है। तो ऐसे में करें तो क्या करें? ऐसे में मैंने देखा कि जो हमारे बीडीसी साथी हैं वो या तो कहीं ना कहीं साइड बिजनेस या जॉब वगैरह कर रहे हैं, सिर्फ जो हमें मानदेय मिलता है भत्ता वहाँ तक सीमित है। कभी कभार मीटिंग होती है, मीटिंग में आते हैं। बीडीसी बनकर लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं कि नहीं? हम अपना काम बदस्तूर कर रहे हैं, दिन रात अपने काम में लगे हुए हैं, अपने घर परिवार को भी छोड़ के। मैं लगभग एक हफ्ते की अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ के अभी इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, समझो। क्योंकि हमने शिकायतें दी, जिन जिन लोगों के भ्रष्टाचार हमारे सामने आए। मैं भ्रष्टाचार का जो आप जिक्र करते हैं, मुझे लगता है कि हम और आप कोर्ट नहीं हैं जी।
कोर्ट के माध्यम से जब आरोप तय होते हैं, दोषी साबित होता है, तब कोई भ्रष्टाचारी कहलाता जी। है। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार एक शब्द है, लेकिन किसके ऊपर ये कहना कि भ्रष्टाचारी है, ये तो गलत नहीं है। यही तो हो रहा है। चोर को चोर कहने की सजा हमें मिल रही है, गलत को गलत कहने की सजा हमें मिल रही है। जो बात आपने कही कि जब कोर्ट एक प्रोसीजर से जब स्टैंप लगाता है तब फाइनली जाहिर होता है कि कोई अमुक आदमी जो भ्रष्टाचारी है। ऐसे तो बहुत लंबा समय लग जाता है। नंबर एक तो जो हम प्रथम दृष्टया जो हमारे आरोप होते हैं, जो हमारे पास सबूत आते हैं इन्हीं के कार्यालय से, जो हम प्रशासन के सम्मुख देते हैं, सबसे पहले तो प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। प्रशासन से कार्रवाई करवाने के लिए हमें आरटीआई डालनी पड़ती है, फिर अपीलों में जाना पड़ता है, फिर अपीलों में भी हमें नहीं मिलता तो दूसरी तरफ से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, चाहे वो भ्रष्टाचारी गैंग है, चाहे वो प्रशासन के कुछ लोग हैं जो उनके साथ मिले हैं, जाने अनजाने उनके साथ लिप्त हैं। तो जो एक लड़ाई का माहौल एक तैयार हो जाता है। ऐसे में सबसे पहले तो यही निकाल पाना कि किसी आदमी ने गलत काम किया है, यही टेढ़ी खीर है। हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। हाँ। कि भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार किसी ने किया होगा, लेकिन हम और आप ये तय नहीं कर सकते कि वो भ्रष्टाचारी है। कोर्ट बने हैं, क्योंकि हाई कोर्ट बने हैं, सुप्रीम कोर्ट बने हैं, और बड़ी बात है अधिकारी भी बने हैं। अगर कोई अधिकारी गलत करता है तो उसके ऊपर कोई बड़ा अधिकारी है, तो चैनल बने हुए हैं। मुझे लगता है कि हम और आपको ये तय नहीं कर लेना चाहिए कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ही भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, और भी तो पब्लिक है, उनको नजर नहीं आता क्या? सबको पता है कहाँ गलत हो रहा है, सबको पता है भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अब वही बात आती है ना कि आपने जैसे कहा कि कोर्ट इसको साबित करेगा। अब मैं आपके इस कैमरा के माध्यम से मैं मैसेज ये समाज तक और प्रशासन के लोगों तक देना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार वास्तव में एक सोच है, एक सोच है भ्रष्टाचार की। अब अगर भ्रष्टाचार की वो सोच ना हो तो फिर तो काम ठीक से होंगे। यानी आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो घर है, उस घर में चोरी होती है, तो चोरी से बचने के लिए सबसे पहले तो आप अपने घर के दरवाजे पे एक लॉक लगाते हैं। अब चोर के लिए लॉक जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है उसको तोड़ना, लेकिन उसके लिए समझो एक कसम है, एक बंदिश है, एक ये है कि भाई लॉक लगा है तो इसको, ये घर लॉक है मतलब बंद है, यहाँ पे मालिक नहीं है, तो यहाँ पे घुस नहीं सकते, यहाँ से कोई चीज़ नहीं उठा सकते। ठीक है जी। अब तो समस्या ये हो गई कि लॉक से काम नहीं चलने लगा, तो अब कैमरा आ गए, सीसीटीवी लगने लगे, तो मतलब जैसे जैसे विश्वास खत्म होता गया वैसे वैसे ये चीज़ें भी बढ़ती गई हैं। इसी तरह से भ्रष्टाचार की मैं बात करना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार सबसे पहले तो सोच में है, क्योंकि अब जैसे अभी जो रिसेंट इंक्वायरी चली है, जो है फर्जी अटेंडेंस शो करके पैसे निकाले हैं नरेगा से, तो वो लोगों को भी पता है, उसको खुद को पता है, उसके परिवार को पता है, उसके आसपास के लोगों को पता है, उसके गांव के लोगों को पता है कि ये कभी काम पर नहीं गए, इसके बावजूद इन्होंने दिहाड़ी लगा के अगर पैसे निकाले हैं तो ये भ्रष्टाचार है। लेकिन अब इसको साबित करने के लिए प्रोसीजर से चलें तो क्योंकि उसके खिलाफ बयान देने वाले चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात, जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं वही मूल बात आपसे करना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप, ठीक है, आपको गलत नजर आ रहा है, आपने शिकायत की, शिकायत के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, आप हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और जा भी रहे होंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आपको नहीं लगता कि जब तक आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जो और लोग हैं उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आप अकेले रहेंगे। देखिए ना, एक कहावत है कि जो हक की लड़ाई है, जो धर्म की लड़ाई है, उसमें ना न्योते नहीं दिए जाते। मैं कोई अपनी पर्सनल लड़ाई तो लड़ नहीं रहा है। मान लो अगर तो आप जो अकेले चल रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह के मामलों को उजागर कर रहे हैं। मैं अकेला भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक ने अगर चुना है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो पूरी पब्लिक की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ। तो मैंने सुना है कई बार आपको मारपीट भी का सामना हुआ है, आपके ऊपर हमले हुए। वही मैं अब आपको बताने वाला हूँ। रिसेंट 22 जुलाई को ग्राम सभा थी, और ग्राम सभा में जाने से पहले, क्योंकि मैंने चंबा जो मुख्यालय में हमारे
मुख्य अधिकारी बैठते हैं, उपायुक्त हैं, अतिरिक्त उपायुक्त है। मैंने उस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त यहाँ पे थे, तो अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से मैंने सिक्योरिटी मांगी कि सर ऐसे ऐसे है कि हमने शिकायतें दी हुई हैं, तो उनको तो ऑब्वियसली हमसे रहेगी, उनको हमसे प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए मैंने उनको जाहिर किया कि भाई मुझे खतरा है, तो मुझे सिक्योरिटी उपलब्ध की करवाई जाए। तो मैंने पहले ही लिखित में सिक्योरिटी मांगी। एडीएम साहब ने एसपी को मार्क कर दी। मैं एसपी साहब के पास गया, वहाँ रिसीव हो गई। उसके बाद वो एसएचओ को चली जाती है। उसके बाद वो जो भी इस सिस्टम में ऑफिसर हैं, मुलाजिम हैं, उनके पास चली जाती है। सबको सूचना हो जाती है कि मैंने सिक्योरिटी मांगी है। ठीक है जी। अब ग्राम सभा जैसे जैसे नज़दीक आती है, तो ग्राम सभा से 2 दिन पहले उन लोगों की प्रैक्टिस ये रही कि पहले तो उन्होंने कोशिश करी कि मुझे अपने साथ बिठा लें और खिला पिला के अपने साथ सेट कर लें। मतलब उन्होंने पूरा दिन मेरे को कॉल करते रहे, बुलाते रहे, लेकिन मेरा डिसीजन था कि मैंने उनके साथ नहीं बैठना। उनके साथ बैठना हो सकता है, उनके साथ समझौता हो सकता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो गड़बड़ है, जो गलत काम है, उसके साथ समझौता नहीं हो सकता। इसलिए जो उन गलत कामों को छुपाने के लिए वो मेरे को अपने साथ बिठाना चाहते हैं, तो मैं उनके साथ नहीं जाऊँगा, नहीं बैठूँगा। तो उन्होंने पूरा दिन खा पी के और फिर रात को उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। शाम को लगभग 8-10 बजे उनका खेल शुरू हो जाता है और रात के 12 बजे के बाद भी चला रहता है। 1-2 बज जाते हैं। मैं अपने परिवार को मतलब खाना तक नहीं समय से दे पाता और इनका ड्रामा चला ही रहता है कि मतलब कभी वो खा पी के गाड़ी की डिक्कियाँ खोल के और खूब ज़ोर से गाने चलाते हैं। कभी इस तरफ खड़े होते हैं, कभी इस तरफ खड़े होते हैं जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास, मतलब पूरी तरह से डिस्टर्बेंस करने की कोशिश। फिर मैंने प्रशासनिक लोगों को अप्रोच की, पुलिस को अप्रोच की कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को तंग कर रहे हैं, तो मेरे को सिक्योरिटी दी जाए। कोई प्रशासन की तरफ से वही मदद नहीं मिलती है, ना पुलिस की तरफ से, ना कोई प्रशासन की तरफ से। तो ऐसे में जब सिक्योरिटी नहीं मिल पाई तो हमने उस रात तो जैसे तैसे निकाल ली। अब हमें पूरा अंदाज़ा था, हालांकि किसी ने हमें बताया भी था कि भाई तेरे ऊपर कुछ और प्लान हो रहा है, खतरा है, तुझे संभल के जाना है वगैरह वगैरह, लेकिन हमें नुमाइंदा होने के नाते भी ग्राम सभा में तो जाना ही है। और उस दिन पहले भी मेरे पास ऐसे झूठे केस हुए, उसके सिलसिले में मुझे कोर्ट में आना था। मैं कोर्ट में आया, कोर्ट में अपनी हियरिंग को अटेंड करके मैं वापस ग्राम सभा में पहुंचा। जैसे ही ग्राम सभा में हम पहुंचे और वहाँ पे मैंने देखा, नंबर 1 तो उन्होंने जाते ही ग्राम सभा ख़त्म कर दी। 2 बजे ही ग्राम सभा ख़त्म हो जाती है और मतलब मेरे पहुँचते ही उन्होंने ग्राम सभा ख़त्म कर दी। लोग तितर बितर हो गए, उठ के चले गए और मैंने कुछ देर लाइव पे बात करी। उसके बाद जैसे ही लाइव कैमरा बंद किया तो उन्होंने अटैक कर दिया, पहला अटैक कर दिया। तो उस वक्त फिर मैंने तुरंत अपने फ़ोन से डीजीपी महोदय के नंबर पे कंप्लेंट डाल दी कि सर ऐसे ऐसे हो रहा है और मुझे खतरा है। उसके बाद मैंने एसएचओ साहब को भी फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हमलेबाजी हो रही है और मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो कोई मतलब हमें जो है प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। एक इंसिडेंस के तौर पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए प्लीज़, 1 मिनट सिर्फ मैं बात खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो एक बार हमला करते हैं, दूसरी बार हमला करते हैं जब मैं बाइक लेके जाने वाला था अपने घर की तरफ। तो वो हालांकि लाइव में रिकॉर्ड हुआ है, मैंने फेसबुक लाइव पे उसको भी लिया है। और उसके बाद वो फ़ोन छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, सब चीज़। मतलब वो एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म करने वाली बात है उनकी। मुश्किल से हमने जान बचाई। अच्छा, उसके बाद वही लोग आ जाते हैं थाने में और हमारे खिलाफ 2-2 शिकायतें हो जाती हैं, 2-2 एफआईआर हो जाती हैं। जबकि मैंने मेडिकल भी करवाया, चंबा आके मैंने मेडिकल करवाया, एम्बुलेंस से चंबा आया, हमने मेडिकल करवाया। लेकिन उसके बावजूद आज 2 महीने हो चुके हैं, आज तक कोई एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड हुई उन लोगों के ऊपर। तो इससे क्या है, चलो हमारे ऊपर तो जो बीती हम झेल रहे हैं। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मैंने सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर किया। हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने लिख के दिया कि जो मेरी ग्रीवेंसेज है, कंप्लेंट्स हैं, उस पर सही तरीके से कार्रवाई भी की जाए और मुझे सिक्योरिटी भी दी जाए। तो सिक्योरिटी भी आज तक नहीं मिली और अभी तक वो उन शिकायतों पर भी कोई मतलब संज्ञान लिया नहीं गया, ऐसा सुनने में नहीं आया।
अभी तक कि भाई वीडियो साहब ने कोई एक्शन लिया हो, या डीसी महोदय ने कोई एक्शन लिया हो, या एसपी या एसएचओ ने कोई एक्शन लिया हो और उनके ऊपर एफआईआर हुई हो। तो इस तरह से हो क्या रहा है, वास्तविकता में हो क्या रहा है कि ये जो गुंडा तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिस्टम तो कोई है ही नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम तो ऐसे मुकाम पे खड़े हैं कि या तो हम बिल्कुल ही इंकलाब चुनेंगे और या फिर हम चुपचाप बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे इस लड़ाई को। लेकिन मैसेज क्या रहा? मैसेज तो यही रहा ना, उन उपद्रवियों के हौसले बुलंद है। उन्हें लग रहा है कि सिस्टम तो कोई है नहीं, पुलिस कुछ करती नहीं है, प्रशासन कुछ करता नहीं है। बड़ी बातें कही हैं आपने भ्रष्टाचार को लेकर, और आपके ऊपर जो चीज़ें हुई हैं जी, वो भी इस चैनल के माध्यम से लोग देख पाएंगे। जी, तो आप इंकलाब जारी रखेंगे? जी हाँ, फिलहाल तो हम हार मानने वालों में से नहीं है, इंकलाब तो हम जारी रखेंगे। टोपी का क्या राज है, ये बताओ। टोपी तो सर हमने पिछले कम से कम 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं टोपी को पहने हुए, और राज यही है, बड़ा सिंपल सा है। भगत सिंह जी को हम फॉलो करते हैं, उनके फ़ैन हैं, उनके फॉलोअर हैं, और उन्हीं की विचारधारा को लेके हमने देश भर में काम किया। और आपके इस चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि देश भर में लगभग 12 राज्यों में मैंने खुद जा कर के करोड़ों लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ा है, और लाखों जो युवा हैं उनको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है। और हमने बिल्कुल साफ कहा था शुरू से ही, जब हमारा राजनीतिक मंच नहीं था, हमारा सामाजिक मंच था राष्ट्रीय एकता संघ के नाम से, तब हमने साफ कहा था सीधे तौर पर कि भविष्य में हम राजनीतिक पार्टी के रूप में आएंगे, यानी कि राजनीतिक विकल्प देंगे। वो हमने 2018 में पार्टी रजिस्टर की, भारतीय वीर दल के रूप में। और उसके बाद पिछले 4 सालों में 4 स्टेट में अलग अलग जगह हम चुनाव लड़ चुके हैं, और आगे भी ये हमारा जो सिस्टम है वो जारी है। और फिलहाल मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राजनीति के बारे में जानकारी भी रखें, राजनीति में रुचि लें और सक्रिय भागीदारी करें, अपने हक के लिए लड़ें, अपने जैसे जो और लोग हैं उनकी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बुलंद करें। रही बात मेरी, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हम तो ऐसे लोगों के लिए भी लड़ लेते हैं जिनका हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई उनसे जान पहचान नहीं है, लेकिन अगर हमारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम वहाँ खड़े हो जाते हैं, जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और गलत करने वाली शक्ति चाहे कोई कितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा अफसर हो, कोई कितना बड़ा मंत्री हो, कोई कितना बड़ा गैंगस्टर हो, बदमाश हो, हम उसके खिलाफ बिल्कुल कड़े दम तरीके से खड़े होते हैं। इस टोपी की वजह से या इस हैट की वजह से आपको ताकत आती है? हाँ, इस टोपी में वास्तव में एनर्जी है वैसी कि इस टोपी को पहन के हमारे अंदर वो फीलिंग जो है वो हमारी बरकरार है। अच्छा, मूंछों का क्या राज है? मूंछों का भी ताव देते रहते हैं बात। जी, मूंछों का सर यही राज है, बस ये भी एक मोटिवेशन ही है। सिंपली कह सकते हैं कि मतलब जब आपको कोई कमेंट करे कि आप पे ये चीज़ सूट कर दी है, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो हम ऑब्वियसली वो चीज़ थोड़ा सा और करने की कोशिश करते हैं। तो मूंछें और ये टोपी आज से कई साल पहले जब मैंने वियर किया था ये ड्रेस और ये कॉस्ट्यूम, जब मैंने सेलेक्ट किया था खुद अपने आप के लिए, जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे कई शुभचिंतकों ने इसके लिए अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स किए और धीरे धीरे ये हमारी आदत बन गया। अच्छा, सुना है आपके दोस्त गिने चुने हैं, क्योंकि आप जिस तरह से दबंगई मतलब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करते रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो रिश्तेदारी है वो भी सिकुड़ती जा रही है। ईमानदारी से कहें, सच। हाँ, अब रिश्तेदारी में तो लोग यही चाहेंगे ना कि सॉफ्ट कॉर्नर आदमी हो, जिसके कोई झगड़े ना हो, जिसका कोई पंगा ना हो, जो एकदम अच्छा शरीफ सा ही हो, सीधी सी बात कहें तो हमारा तो ऐसा अब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो इस खेल में पड़ चुके हैं और लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो चंबा प्रशासन, जो चंबा पुलिस जिन माफियाओं के लिए सिर्फ प्लानिंग करती रही, सिर्फ उनके लिए बैठकें करती रही अपने सीनियर अफसरों के साथ और या लोगों के साथ, उसके लिए सलाहें और अभी प्लानिंगें ही करती रही, हमने सीधे उनके गिरेबान पे हाथ रख के हमने पकड़ा है उनको, हमने दबोचा है उनको, हमने सीधा चैलेंज किया है बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के। जो गलत है वो गलत है और गलत के खिलाफ हम खड़े हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी बड़े ही
शरीफ आदमी रहे हैं, और जो आपके परिवार के लोग हैं ज़्यादा बोलते नहीं हैं, आप सबसे ज़्यादा बोलते हैं और बोलते भी हैं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो पारिवारिक सपोर्ट तो रहती है कि नहीं? बिल्कुल पारिवारिक सपोर्ट रहती है। परिवार के लिए मैं एक बहुत ही प्यारा बच्चा हूँ। मेरे भाई के लिए कहे हैं, मेरे माँ बाप के लिए, सबके लिए बहुत ही प्यारा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बात वही है ना, क्योंकि मैं बचपन से, मैं 14 साल की उम्र से निकला हुआ हूँ घर से, चंबा से बाहर। और उसके बाद फिर बात आती है कि आप कैसे माहौल में रहे, कहाँ रहे। तो जैसे शुरू में तो जो मेरा कॉर्पोरेट का मेरा जो लाइफ रही, कॉर्पोरेट लाइफ, उस टाइम तो मैं चंडीगढ़ ज़्यादा रहा, इसके अलावा दिल्ली तक हम आते जाते थे। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली रहना हुआ तो दिल्ली में भी हमने गाज़ियाबाद में रहे। एक दौर था कि वहाँ हमें पुलिस वाले से लेके, बदमाश से लेके हर कोई डराता था, धमका देता था और हमें रोते हुए दिन काटने पड़ते थे। लेकिन एक समय वो भी हुआ कि वो सब लोग, चाहे दबंग थे, बदमाश थे, वो लाइन में लग के हमारी कक्षा में बैठ के हमारी क्लास लेते रहे और हमें उन्होंने बहुत इज्जत मान बख्शा है। मतलब कुल मिला के एक वक्त वो भी आया कि जब हमने उनके ऊपर राज कर लिया। इसके बाद बात करें देश के और भी राज्यों में, जैसे यूपी में मैं कई जगह रहा हूँ, हरियाणा में कई जगह रहा हूँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पर जो चंबल क्षेत्र है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर और चंबल नदी के इस तरफ राजस्थान में भी जो पड़ता है और मध्य प्रदेश में भी जो पड़ता है, तो उन इलाकों में बहुत से ऐसे युवा साथी हैं जो हमें मानते हैं, जो हमें प्यार करते हैं और उनके एक तरह से हम रोल मॉडल है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया जो आप कहना चाह रहे हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें आप करते हैं कहीं खुद को पब्लिसिटी करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं जो चीज़ें आप कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो नेचुरली कहते हैं, तो चर्चा भी रहती है कि उत्तम श्रेष्ठ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, क्योंकि और भी तो लोग हैं। लेकिन आपका जो एजेंडा रहता है वो व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। व्यक्तिगत इन द सेंस कि जो आपको लोकलिटी एरिया में है उन पर ज़्यादा आप टारगेट रहते हैं। ऐसा नहीं है, लोग तो कुछ भी कह देते हैं भाई साहब। लोगों ने तो एक भले चंगे इंसान की किडनियाँ तक बेच दी। शुरू में जब मैं चंडीगढ़ में अपना अच्छा काम कर रहा था, मार्केटिंग वगैरह जो भी मेरा बैकग्राउंड रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, और हम अपनी अच्छी लाइफ जी रहे थे, तो लोगों ने एक सवाल किया कि इसके पास इतने पैसे और ये ऐशो आराम की ज़िंदगी कैसे जी रहा है, कहाँ से ये घूमना फिरना करता है। तो हो सकता है शुरू में किसी ने मजाक किया हो कि इसने तो जी अपनी किडनी बेच दी है, ठीक है। बाद में लोगों ने यही बात फैला दी कि इसने तो अपनी किडनी बेच दी है। तो लोग तो कुछ भी कहते हैं। लोगों के बारे में अगर बात करें तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है जो आप सवाल कर रहे हैं ना। रही बात कि पब्लिसिटी के लिए या ऐसा कुछ, तो वो शॉर्ट टाइम गेम हो सकता है किसी का। छोटे टाइम के लिए कोई आदमी कर सकता है ये चीज़ें, लंबे समय तक जिस तरह से अब जैसे भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए हमें सालों हो गए हैं, कई साल हो गए हैं। 2021 में 1 अगस्त से 16 अगस्त तक हमने डीसी ऑफिस हड़ताल की थी। डीसी ऑफिस के गेट पे हम बैठे थे इन्हीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, इन्हीं भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेके कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और आज भी लड़ाई अगर देखें तो वही खड़ी है, समझो। क्यों? क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है। प्रशासन आए साथ में, शासन आए साथ में, लोग आए साथ में, तो बदलाव हो सकता है। अदरवाइज तो ये लड़ाई ही रहेगी, अदरवाइज तो तुम बदनामी होता रहेगा। थक तो नहीं गए? लड़ाई लड़ते लड़ते थक तो नहीं गए? नहीं, थकने की बात जहाँ तक है, थक नहीं गए हैं। लेकिन सोच जो है वो कहीं ना कहीं एक टर्न जरूर लेती है। या तो वो टर्न ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है या फिर सॉफ्ट हो सकता है। तो क्या उत्तम वशिष्ठ का ये जो रूप दिख रहा है आने वाले टाइम में कुछ और भी दिख सकता है क्या? हाँ जरूर श्रीमान जी, हम लगातार इस लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और एक आग्रह मेरा रहेगा चंबा प्रशासन के लिए कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, जैसे होता है ना कि 24 घंटे में आदमी कुछ एक समय के लिए कहीं ना कहीं बड़ा बेवकूफ़ हो जाता है, और कहीं ना कहीं बड़ा बेवकूफ़ आदमी जो होता है वो भी 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए समझदार बन जाता है। तो वो समझदारी दिखाते हुए मैं प्रशासन को मैं इशारा दे रहा हूँ कि वो समझदारी दिखाते हुए एक बार ज़रा हमारे साथ बैठ के देखें। सिर्फ भ्रष्टाचारियों के साथ लड़ना,
इनके खिलाफ बोलना, ये हमारा एजेंडा नहीं है, ये हमारा मकसद नहीं है, ये हमारे जीन में से नहीं है। हमारे पास चंबा के विकास के लिए, चंबा के रोजगार के लिए, चंबा की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास और भी बेहतर विकल्प हैं, बेहतर प्लान्स हैं, बेहतर सोच है, जिस सोच को सिर्फ तभी किया जा सकता है। नंबर 1 ज़रूरत है शासन की, नंबर 1 जो ज़रूरत है वो है पॉलिटिकल विल जो है वो हो, तभी हो सकता है। नंबर 2 कि प्रशासन की, प्रशासन अगर साथ देता है, इम्प्लीमेंट करता है उस चीज़ को, तो वो वास्तव में लोगों के बीच में चीज़ आ सकती है। और मेन चीज़ है लोगों की, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार है तो मैं तो कहना चाहूँगा वो लोगों की वजह से है। अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो लोग रोकेंगे, और अगर गड़बड़ चीज़ें जो चल रही हैं और इनको ही चलने देना है तो भी इसके लिए लोग ही जिम्मेवार हैं। हम कब तक अकेले लड़ते रहेंगे, ये तो सोचने का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तम जी ने अपनी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इन्होंने फेस की हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, इन्होंने अपना विजन भी साझा किया है। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, और इस संदर्भ में आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर राय भी दे सकते हैं। उत्तम वशिष्ठ जैसा इनका हेट है, इनकी सोच इंकलाब वाली है और ये रुकने वाले नहीं हैं। आगे क्या कुछ करने वाले हैं ये तो भविष्य के गर्भ में। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी आपको।